260 करोड़ रुपीस का परचेज हमने किया। आपने वो फिगर्स जहां से भी पढ़ ली, कोई बुराई नहीं है। हमारी औकात है, हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, हमें उस पर मान है, हमारी इज्जत की बात है। एक गुड इंडियन सिटीजन मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कारगिल वॉर में इंडिया ने क्या किया वो जरूर पता हो, और क्या अच्छा किया। तरह कारगिल वॉर की, जिसपे अब आज आपने देखा है कि सारा दिन जो है वो इंडियन मीडिया पे भी शोज होते रहे हैं, लेकिन हमने सोचा हम खुद भी इस पे बात करें और कुछ समझने की कोशिश करें कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुई थी और क्यों शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद ये आगे जाकर कहाँ पर खत्म हुई, और दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया इस बारे में क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कारगिल ऑपरेशन कर कर, जैसा सर बोल रहे हैं कि जंग करी, इस जंग को कर कर पाकिस्तान को क्या फायदा हो? मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। सही। अगर कोई स्ट्रेटेजिक एम होता, कोई विजन होता, मेरे समझ में आता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे गलत है सही है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कि अगर इंडिया एम कर रहा है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो चलिए एक कहीं कहीं एक स्ट्रेटेजिक एम दिखाई दे रहा है आपको, विजन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कारगिल में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेटेजिक एम या विजन शायद पाकिस्तान ने रखा, सिवाय इसके कि मुशर्रफ की एक बहुत पुरानी सोच थी बदले की, जो उसने कोशिश जरूर करी, और वो थी साइचिन ग्लेशियर के अगेंस्ट। एक कमांडर इस तरह की सोच रख जरूर सकता है, लेकिन जब वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सर ने बोला कि जंग थी, सर यही हमारे लिए ट्रेजेडी। काश काश पाकिस्तान ने इसे जंग डिक्लेयर किया होता, काफी फायदे होते, आपको भी हमें भी। आपको शायद फायदे ये होते कि आप भी फोर्स लेवल बढ़ा पाते, हमें भी फायदा होता कि हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाते। आपने अगर ये किसी भी तरह से जंग के तौर पर लड़ी होती, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के ऑप्शंस खुल जाते। वो जो हमने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया कि कोई भी जहाज एलओसी पार नहीं जाना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं था कि अगर कोई भी हमारा जहाज डाइव करता है और किसी भी हिल फीचर के ऊपर अगर बम बरसाता है, तो वो वापसी बिना एलएसी क्रॉस किए कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसी वजह से एयरफोर्स का यूज बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। जहां तक आ गई बात इवन फौज की, अगर ये आपके तरफ से जंग होती तो हमें बहुत एडवांटेज होता कि हम ये जंग कहीं पर भी लड़ लेते। देखिए, अगर आप इस इलाके से थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, तो दराज से लेके मशको वैली से लेके काकसर से लेकर दालूनाग से होते हुए आपका जो पोस्ट 43-45 वाला एरिया है, जहाँ ट्रेडिशनली हम लोग लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, एंड गोइंग अप टू बटालिक, ये कंप्लीट एरिया की बात है। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान का एम उस समय सियाचिन ग्लेशियर के लिए था, तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरे को लगता है शायद आपके कमांडर्स और आपकी पॉलिटिकल सेटअप आपस में उनका मेल मिलाप था नहीं। मैं और एक सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर ये जंग था, ये सोचने की बात है, और ये मैं आपको गलत प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अगर जंग था तो हमें अपने जवानों की बॉडीज वापस लेने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए, जो कि इंडिया ने ऑफर करी। आपके कर्नल मुस्तफा साहब थे, जो अकेले आदमी थे, जिस इंसान ने अकेले ये एक्सेप्ट किया, और हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे जो 192 ब्रिगेड जो इसमें इन्वॉल्व थी 25 तारीख की रात वाले टारगेट्स में। और इसी वजह से 26 की सुबेरे जब वो फीचर जीत लिया गया आखिरी, तो हमने एक तरह से कारगिल दिवस इसलिए 26 को मनाते हैं। लेकिन मुस्तफा साहब को जब पूछा गया, उन्होंने जब ऑफर किया कि मैं अपने जवानों की बॉडीज वापस लेना चाहता हूँ, तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनसे पूछा था कि भाई मैं आप पर कैसे विश्वास करूं,
तो मुश्तफा साहब का बड़ा बढ़िया जवाब था कि ये पठान की जबान है, और इस वजह से हमारे ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि ठीक है, तो ये एक सरदार की जबान है कि अगर आपने मांगे हैं तो मैं अपनी गवर्नमेंट को मना लूंगा, अपने सीनियर्स को मना लूंगा, और आपको बॉडीज और प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दिए जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि कहाँ एक हमारे पास गलत एग्जाम्पल था कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बाकी लोगों को ओन अप नहीं किया, बट कम से कम एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डेड बॉडीज और अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लिए। सो अगर ये जंग होती तो सर मुझे लगता है, देखिए इंडिया ने भी तो माना कि हमारी 1962 में चाइना से हार हो गई, हालांकि चाइना वाज द इन्वेडर। अब कहने के लिए तो हम इसको भी आगे पीछे, देखिए सच छुपता नहीं। सो इसी तरह से अगर ये जंग होती तो ये बात बननी चाहिए थी। जहां तक साहब का कहना है कि तकरीबन एक कोर लेवल की फौज इस्तेमाल हुई है, तो सर ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये एक सिर्फ डिवीजन के लेवल की फोर्स इस्तेमाल हुई थी, और मैं उसका पार्ट था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। इनफैक्ट इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, और आज हम इस सच को बोल सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक्चुअली ये रेगुलर फोर्सेस होंगे। जब हमें दराज से खबर आई थी, मस्को वैली से खबर आई थी, तो ये आई थी कि कुछ हाइट्स पर कुछ टेररिस्ट आ गए हैं। और बाय द वे ये वाली एक थ्रेट आज मुझे याद है 1991 और 92 में भी थी मस्को वैली में। मैं गया हूं उस डिप्लॉयमेंट में उस समय, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये बात रिकॉर्ड पर ना रहे। और उस समय 91 92 में भी जब बोला गया था कि इस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे, कोई आया नहीं था, और हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो तकरीबन 1 महीने रहा, और उसके बाद हम विड्रॉ कर गए। जहां तक बात आई कोर लेवल की, तो कोर लेवल फोर्स बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर कोर लेवल फोर्स सर अगर बात करें तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं इसमें इतनी डिप्लॉयमेंट स्पेस नहीं, दराज में फिर भी मिल जाएगी, मस्को वैली में फिर भी मिल जाएगी, इसके आगे डिप्लॉय कहाँ करेंगे? मतलब फोर्स खड़ी करने के लिए जगह भी तो चाहिए, टेंटेज लगाने को जगह तो चाहिए, रात को रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो इतनी जगह है नहीं। मैं आपको वैसे बता दूं, जहां तक आपने बोला कि आपकी डिप्लॉयमेंट की वजह से आपके हम फायरिंग रेंज में आ गए, मैं वैसे आपको बता दूं ये अब की बात नहीं है, इवन 91 92 में जब थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ था, तब अगेन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे गाड़ी के ऊपर शेलिंग हुई है, और लकीली वो शेल का स्प्लिंटर मेरे जीप में मेरे पैर से तकरीबन 4 से 5 इंच जाके आगे लगा, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इतना शोर हो रहा था। ये तो जब हम अपना वो एरिया क्रॉस कर गए काकसर वाला, तब जाकर मुझे पता चला, अरे ये देखो। और जब हमने उसे निकालने के लिए हाथ लगाया, वो स्प्लिंटर उस समय तक भी इतना गर्म था कि हाथ नहीं लगा पा रहे। तो ये जो रेंज वाली बात है, हमारी ये सड़क आपके रेंज में पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। कम या ज्यादा ये एक अलग बात है। जहां तक आपने बोला इंटेलिजेंस फेलियर, हाँ सर, ये बात मैं आज जिम्मेदारी से मान सकता हूँ कि यस, हमारे तरफ से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जिस वजह से ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑब्लिक हम जो हमेशा बोलते आए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक ब्रिगेडियर साहब भी यही बोल रहे हैं कि ये आपकी रेगुलर फोर्सेस थी। इन रेगुलर फोर्सेस को आपने बाद में एक्नॉलेज भी किया, बट सिर्फ उनकी बॉडीज लेते समय शायद हिचकिचाहट रही, क्योंकि आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में ये डिबेट हो गई कि क्या फौजी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सो इंटेलिजेंस फेलियर में आपसे बिल्कुल मानता हूं। आपने एक और कहा कि इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, देखिए मेरे ख्याल इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ जरूर हुई, अनफॉर्चुनेटली वो आपके ही अपने सबसे बड़े मित्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही आपको डिसोन कर दिया और आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं किया। तो जो चीजें आप करने वाले थे वो हुई नहीं। और आपका कहना था कि यस, आपने कहा दोनों कंट्रीज को साइचिंग ग्लेशियर से विड्रॉ करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दोनों को बैठकर जरूर बात कर लेनी चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एनजीए वाले पॉइंट तक हमारा आपका बॉर्डर जो था वो डिसाइडेड था, उससे आगे नहीं था।
ये आपको भी पता है कि आपके तरफ से कोई माउंटेनियरिंग टीम उसको जाकर रेकी कर देखना चाह रही थी, हमारे लोगों ने इसे डिटेक्ट कर लिया, हमें आप पर विश्वास नहीं था, हमने जाकर वो हाइट्स पहले रोक ली जिससे कि आप उसे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि ये आपको क्लियर कट काराकोरम और चाइना से जब आप मिल जाएंगे साइचिन ग्लेशियर के थ्रू, तो आप हमारे ऊपर हमेशा से हावी रहेंगे। आज किस्मत से ये हाइट्स हमारे पास है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि चाइना को भी चिंता है, आपको भी चिंता है, आप पूरी जी तोड़ कोशिश कर चुके हैं, इनमें से कोई भी हाइट आप नहीं ले पाए। तो इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। उसकी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? वेल, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ऐसा है, आपको मैं एक बड़ा आपके 10-20 सेकंड फालतू लूंगा। आज हम इसी पर बात कर रहे थे और मैंने अपने बेटे और बेटी से कहा कि कारगिल वॉर पर डिस्कशन हो रहे हैं। आज हमने 4-5 जगह करे हैं और जायज बात है, लाइक अ गुड इंडियन सिटीजन मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कारगिल वॉर में इंडिया ने क्या किया वो जरूर पता हो और क्या अच्छा किया। तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे इंसानियत है इसमें कि जरूरी बात है कि मुझे ये बताना पड़ा कि चलिए जी हमने पाकिस्तान को हराया। तो मेरे बच्चों का सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, और उन्होंने मेरे से पूछा तो हराया तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं है? मैंने कहा भाई ये बात तो ठीक है कि वो बिल्कुल इंसान है। तो बोले पापा ये हार जीत क्या है? भाई ठीक है, उन्होंने कुछ किया, आपने कुछ किया, अब इसमें आपको बढ़ चढ़कर अपने सीने पर मेडल दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज हमारे यहाँ जब वॉर मेमोरियल पे जाते हैं, ब्रिगेडियर साहब जानते हैं इस बात को कि हम अपने मेडल्स लगाकर वॉर मेमोरियल पे होमेज पे करने जाते हैं। और मेरे केस में क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन हूँ तो मैं अपने फादर के भी लगाता हूँ जो हमारे यहाँ अलाउड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मेरे से अगली जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन, इस लड़ाई में अभी भी इंसानियत ढूंढ रही है। अगर मैं एक जिम्मेवार पाकिस्तानी की तरह बात करूं, का एडवाइजर बनकर बात करूं, मुझे लगता है कि एज पाकिस्तान मुझे जरूर सोचना चाहिए। ये नंबर्स कितने क्या थे क्या नहीं, ये तो सब कागजों वाली बात है और इनसे एक्चुअली कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट तो हो गया। कोई सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं ड्रॉ किया जा सकता कि अगर आज मैं कहूं कि नहीं जी पाकिस्तान के 1000 लोग मरे, 2000 मरे, 5000 मरे और हमारे कम मरे, ये जो कम ज्यादा है इसको ना देखते हुए मैं देखता हूं नुकसान जानों का दोनों तरफ हुआ जो कि अवॉइडेबल है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी माई सेल्फ एनालिसिस वुड बी कि हमने स्ट्रैटेजिकली क्या कहीं कोई गलती तो नहीं करी इसको उठाकर, कहीं गलती, इसको हमें सोचना जरूर चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। क्योंकि जब सर कहते हैं कि JNK इज अ डिस्प्यूटेड पार्ट, हमने कब कहा कि डिस्प्यूटेड नहीं है? किसने कहा डिस्प्यूटेड नहीं? भाई 70 साल से दो ही चीजों पर तो डिफरेंसेस चल रहे हैं, एक JNK और एक दूसरा टेररिज्म। अदरवाइज आप बता दीजिए आप और मेरे में फर्क क्या है? कहीं कोई फर्क नहीं है। और ये एक फौजी बोल रहा है जो उसी सांभा, वो उसी कारगिल के LAC पर जब फायरिंग कर रहा था तो वो फायरिंग आपकी तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इट इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, 70 साल से डिस्प्यूटेड। जहां तक उनका कहना है कि हमने उसे अपना इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर लिया, सर ऐसा है, बड़ी सिंपल सा तरीका है। 50, 60, 70 साल कोशिश करी कि बातचीत के जरिए कुछ हो जाए, कुछ हुआ ही नहीं। हमें लगने लगा, हमारे इंडिया में हमें लगने लगा कि हमारी जानें जा रही हैं, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, फौज में जाने जा रही है, चाहे वो टेररिज्म की वजह से, क्रॉस बॉर्डर बम्बार्डमेंट की वजह से या जो भी मर्जी है, लेकिन जाने जा रही है। तो क्यों नहीं एक नई चीज करी जाए कि जो 70 साल से हम क्लेम कर रहे हैं उसको हम लीगलाइज कर देते। और हमने लीगलाइज कर लिया कि भाई ठीक है 378 आई है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमने उसको अपने तरीके से कर लिया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये कल सवेरे या आज शाम को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये एक हमारा तरीका है, एक हमारा नया पॉलिटिकल सेटअप का तरीका है। देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी है वो ये है
कि जब जब जैसे जैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है कुछ नई चीज आती है। 50-60 साल एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ सरकार रही है, उस वजह से वो चेंजेस नहीं आए, इस बार चेंजेस आ गए। मैं अगर एज अ पाकिस्तान को एडवाइस करूं तो वो ये जरूर देखे कि कहीं कोई कारगिल वाले इशू में कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गई, क्या हमने कुछ सोचा था, कुछ कैलकुलेट किया होगा। क्योंकि देखिए जैसा, और बाय द वे ब्रिगेडियर साहब के लिए मेरी सॉरी है कि अगर उन्होंने कहा था कि ये जंग नहीं थी, मैंने गलती से ये सुन लिया कि वो जंग थी, इसलिए मेरा वो ऑब्जेक्शन था कि पाकिस्तान ने कभी ओन अप नहीं किया कि वो जंग थी। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको गलत समझ लिया। जहां तक बात है मिसकैलकुलेशन की, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि कहाँ गलत हुई, हमने क्या अचीव किया। आपने हिंदुस्तान के 2 सैनिक मारे या 200 मारे, आपको क्या फायदा हुआ? तीसरी बात, क्या हमें नहीं लगता कि हमारा मिलिट्री और पॉलिटिकल डिवाइड पाकिस्तान का बड़ा ओपन हो गया? क्योंकि नवाज शरीफ ने कह दिया जी मुझे तो बताया ही नहीं, ये इन्होंने अपने आप कर लिया। तो ये अपने आप में एक जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की ट्रेजेडी रही है कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, ये जरूर हमें देखना चाहिए कि ये डिवाइड और ज्यादा वाइड हो गया है और बहुत ज्यादा ओपन हो गया है। जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, डोंट यू थिंक कि दिस वाज अ डिप्लोमेटिक नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान? सोचा था कि शायद यूएसए खड़ा हो जाएगा साथ, वो पड़ गई बात उल्टी। अब उसे हैंडल करने के लिए आपको मालूम है कितनी एम्बैरेसमेंट रही होगी उस गवर्नमेंट में, या फॉर दैट मैटर उस आर्मी के लिए। यूएसए का जो सपोर्ट, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके पिछले 50 साल से सोचे हुए बैठे थे, आपके सामने आ गया कि है क्या मामला। आज आप ही की कंट्री के इंटेलेक्चुअल और एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस कर रहे हैं कि भाई यूएसए पर विश्वास मत करिए क्योंकि ये हमें 50 साल बाद भी धोखा दे गया है। जी नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चीजें वहां ठीक होती है जहां ठीक हो रही होती है, जहां चीजें गलत होती है, मानिए मेरी बात, चाहे वो हिंदुस्तान और यूएसए का रिलेशन है। देखिए यूएसए हिंदुस्तान के रिलेशन में S-400 डिस्प्यूट में आया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया। आज की तारीख में पाकिस्तान बोल रहा है कि ईरान वाले जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें डिस्प्यूट में आ गए, वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो इंटरनेशनल कन्वीनियंसेस हैं कंट्रीज की, ये सब अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और इस वजह से आपके लिए तकलीफ हो गई कि तब से आपने और यूएसए ने आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया, आपके बीच की खाई बढ़ती चली गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान पब्लिक को एक विजन जरूर होनी चाहिए। जैसे आज की तारीख में इंडिया ने, गलत है सही है वो डिस्प्यूट चलते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमने अपना विजन बना लिया कि JNK हमारा पार्ट है, हम इस पर काम करेंगे, हम उससे रिलेटेड इंडस्ट्री वहां सेटल करेंगे, लोगों को 10 साल 12 साल जो वहां काम कर चुके हैं उनको वहां की नागरिकता देंगे, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कारगिल ने सबसे बड़ा जो डैमेज किया वो किया कि जो भी पीस और प्रोसेस की जो पॉसिबिलिटीज थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो इसको 10 साल पीछे ले गया। क्योंकि आप देख रहे हैं 19 साल हो गए, अब तो 20वां साल चल रहा है, हम आपस में नहीं बात कर पा रहे और वो दोनों तरफ से बड़ी प्रॉब्लम में आया हुआ है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि अब इंडियन पॉलिटिकल सेटअप ने इंडिया की पब्लिक को ये समझा दिया कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करा जा सकता। गलत है या सही है ये एक डिबेट का मैटर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ट्रेड, सबसे बड़ी जो तकलीफ हुई दोनों कंट्रीज के लिए, जो आपने शायद नहीं सोचा इस तरह का कोई एक एंडेवर करने से पहले, कि ये ट्रेड जिसमें इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन तक के दर्जा दिया हुआ था, ये सारी चीजें अब डिस्प्यूट में आ गई। दैट मीन्स इकोनॉमिकली आपको भी चोट लगी, हमें भी लगी। ठीक है, हम मान लेंगे कि हमें कम लगी, आपको ज्यादा लगी, आप मान लेंगे आपको कम लगी, हमें ज्यादा लगी, लेकिन लगी दोनों को। और फायदा उसका किसने उठाया? उसका फायदा चाइना उठाएगा, उसका फायदा यूएसए उठाएगा, उसका फायदा दूसरे कंट्री उठाएगा। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेमोक्रेसी।
हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक को भी ये शायद मंजूर है कि यस हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंसेस हमेशा पब्लिक के बीच में भी एक डिस्प्यूट डाल देते हैं कि क्या मिलिट्री जो कि ज्यादातर टाइम राज करती रही है, क्या वो कभी भी डेमोक्रेसी को ऊपर आने देगी या नहीं। क्योंकि अगर एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे आर्मी चीफ ने जो काम किया उसने हमें बताया, तो ये अपने आप में एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है। एक जो सबसे बड़ी सफरिंग आई इस कारगिल की लड़ाई की वजह से, वो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जो सफर कर रहा है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट सफर कर रहा है, जिनके लोग उस तरफ हैं, जिनके रिलेटिव्स उस तरफ हैं, जिनकी जान पहचान उस तरफ है, जिनमें आप जैसे और मेरे जैसे बात कर रहे हैं अब, मे बी 15 साल बाद, मे बी 20 साल बाद। ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ये सबसे ज्यादा सफर हुआ। ट्रेड सबसे ज्यादा हार्मफुल रहा दोनों देशों के लिए। तो मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान को ये इंडिया का कैरेक्टर बड़ा क्लैरिटी से पता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम वहां पर अटैक कर कर कुछ फायदा ले पाएंगे, सिवाय वो दो फायदों के जो मैं आपको बोल चुका हूं कि चलिए एक हमारा JNK का डिस्प्यूट है या टेरर का डिस्प्यूट। अगर हम 2 मिनट के लिए टेरर की बात कर भी लें, अगर सपोज कर लीजिए मैंने आपका POK ले भी लिया 2 सेकंड, आपको क्या लग रहा है कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा? भाई वो टेरर कैंप कहीं और चले जाएंगे, तो ये एक अलग बात है। सो JNK एंड टेरर हमारे बीच में डिस्प्यूट रहे, मुझे उसमें कोई, क्योंकि उसके ऊपर तरीके निकालने में दोनों ही देश अभी तक नाकाम रहे हैं, ये एक अपने आप में तकलीफ। आपने सर एक और अच्छी बात करी कि हमने जो गन्स और फोर्सेस है पंजाब से शिफ्ट कर कर, और पंजाब में शायद हम वीक हो गए और शायद पाकिस्तान को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। सर आप भी एक ब्रिगेडियर लेवल के आदमी हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा भी है स्ट्रैटेजिक लेवल पर, ये आपको भी मालूम है फोर्सेस कहाँ से कम करी जाती है। फोर्सेस कभी भी, मे भी पाकिस्तान आर्मी इस वजह से कई बार तकलीफ में आ गई हो कि आप कभी भी इमरजेंसी में भी अपनी वो फोर्सेस कभी नहीं हटाते जो आपके पास डिस्प्यूटेड एरियाज में होती हैं, जिस कंट्री के साथ आपका डिस्प्यूट होता है। अगर आप मुझे कहते शायद नेपाल से हमने अपनी फोर्सेस हटा ली तो मैं मान सकता हूँ, आप बोलते शायद भूटान से हटा ली तो भी मान सकता हूँ, आप बोले बांग्लादेश से हटा ली तो भी शायद मान लूँ, लेकिन सर पंजाब, राजस्थान, जहां गुजरात, इनमें हम जहां आपके साथ आमने सामने हैं, अगर हमने इस तरह का सोचा भी तो मेरे ख्याल वी आर नॉट अ वेल ट्रेन्ड आर्मी, यू नो दिस फॉर बेटर। 260 करोड़ रुपीस का परचेज हमने किया, आपने वो फिगर्स जहां से भी पढ़ ली, कोई बुराई नहीं है, हमारी औकात है, हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, हमें उस पर मान है, हमारी इज्जत की बात है। हमने अगर आज आपके तरीके से मैं बोलता हूं 20,000 से 30,000 अगर लोग लगाए, हमें इस पर गर्व है कि हम लगा पाते हैं, और हम आपको और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा पाते हैं कि व्हेन इंडिया मींस बिजनेस, इट मींस वेरी सीरियस बिजनेस। आपने बोला सर बोफर्स व्हील टू व्हील लगाई गई, सर मैं बोफर्स गनर हूं बाय द वे, सो ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बोफर्स रेजिमेंट, दैट इज व्हाई आई कैन टेल यू it will be, I'll put it like this, it will be suicidal if we do such kind of deployments। जो आप जहां से भी आपने ये पढ़ लिया या जहां से भी आपको ये पता चल गया, मैं आज आपके खबर के लिए बता रहा हूं, हमने बोफर्स गन व्हील टू व्हील सिर्फ डायरेक्ट फायरिंग रोल में लगाई, दैट इज ऑल। एंड यू नो, आपको ये कैपेबिलिटी बोफर्स की पता है कि शूट एंड स्कूट, कि जब तक मेरा गोला आपके पास गिरता है उससे पहले मैं वो जगह छोड़ चुका होता हूँ। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी आदत में है, ट्रेनिंग की आदत में। जहां तक सर आपने बात करी रेस्ट्रेन की, सर मुझे आप एक बात बताइए, रेस्ट्रेन तो आप जब करते हैं जब एज अ आर्मी आप इसको ओन अप करते, तभी तो आप रेस्ट्रेन करते। आपने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया था, आर्मी की बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, मेरा है आर्मी से,
ये पाकिस्तान आर्मी ने से तो इससे पल्ला झाड़ दिया था। और जहां तक आप बात बता रहे हैं कर्नल शेर वाली, बाय द वे कर्नल शेर ही नहीं, आपके 2 कैप्टन साहब भी हैं जिनको सरप्राइजिंग, क्योंकि यही है एक आर्मी का कैरेक्टर। आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हम एज आर्मी पीपल बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात पे कि अगर किसी जवान ने, किसी अफसर ने अगर बहादुरी दिखाई है तो उसको क्यों नहीं आप रिकॉग्नाइज करें। तो आपके यहाँ कई अवार्ड्स इस वजह से मिले कि उसे इंडियन आर्मी ने लाउड किया कि आपके इस आदमी ने बहुत अच्छा लड़ाई में योगदान दिया। एक अलग बात है कि समय की नाजुकता थी, समय की कमजोरी थी, कैरेक्टर पाकिस्तान आर्मी का उस समय क्वेश्चन मार्क पर था कि आपने ये सब ओनअप नहीं किया। अदरवाइज काफी जवान ऐसे थे होंगे, काफी अफसर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बड़ी शानदार अपने तरीके से काम किया, लेकिन आपने उनको धकेल दिया टेररिस्ट के कैटेगरी में, जिस वजह से मुझे लगता है दिस वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर देम। इट शुड हैव नेवर बीन डन। और दैट इज इट।